दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। शाम के 6 बजे के लाइव का जिम्मा आज हमारे पास है, हमको सौंपा गया है, तो हम आपके साथ बात करेंगे कुछ मुद्दों पर। आपसे जो है हमारी पैनल को रूबरू करवाएंगे और उस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकलता है वो फिर आप पर होगा कि आपको क्या लगा। पर बात जो है अभी तो वही होगी जो चल रही है ना। बात यह है कि अब शाम का वक्त है, तो शाम को ये होना था कि प्रधानमंत्री और बाकी सब जो घटक दल के लोग हैं उन सबको मिलना था। उनके बाद फिर ये बताया जा रहा था कि शायद आज पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की बारी थी। उससे पहले दोपहर को ये आज बात चली थी कि भाई टीडीपी तो स्पीकर का पद मांग रही है ना, उसको उससे कम कुछ नहीं चाहिए। दूसरी ओर फिर जो है एनडीए में अजित पवार साहब का जो छोटा सा एक घटक है वो अजित पवार वाला एनसीपी, वो कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल तो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, तो छोटा मतलब कि एमओएस लेवल का वो पोर्टफोलियो कैसे लेंगे। उसके बाद फिर ये भी बातें आ रही हैं कि महाराष्ट्र में आज आपने देखा होगा दोपहर को हमारा लाइव भी था, संजय शर्मा जी ने किया था मनीष जी के साथ, कि कुछ टूट फूट की घटना वहां पे भी सुनाई दे रही है। तो ये है कि जो ज्योतिष वगैरह अभी जो कहते रहते हैं ना कि वो कुछ मुहूर्त ठीक नहीं था। हमारे यहाँ बताया गुजरात में तो एक ज्योतिष है, वो कुछ नाम उनका भूल गया मैं, उन्होंने तो मतलब वो बड़े भक्त हैं मोदी जी के, तो उन्होंने तो रोते रोते गुहार लगाई। मैंने उनका वीडियो देख रहा था सुबह सुबह, उनका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। वो कह रहे थे कि कोई जाए और मोदी जी को बताए कि ये शाम को 7 बज के ये 15 मिनट वाला जो है उसको रहने दे, वरना बहुत अशुभ होगा, बहुत अशांति होगी। ये सब भी हो रहा है, लेकिन ये सब होता रहेगा, पर जो जमीन पे हो रहा है उस पर आज बात करते हैं। तो हमने हमारे मेहमानों को बुलाया हुआ है। सब अगर हमारे स्क्रीन पे आ जाए, हमारी टीम अगर डाल दे हमारे सभी मेहमानों को, तो उनकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। देखिए अब सबको मैं सबका स्वागत कर लेता हूँ बारी बारी से। प्रशांत सावंत जी हैं, उद्धव ठाकरे साहब की जो शिवसेना है, अब तो ये भी बोलना पड़ता है कि किसकी शिवसेना है, तो उद्धव ठाकरे जी को शिवसेना जो है वहां से प्रशांत सावंत जी आते हैं, ठाणे के हैं। ठाणे में उनका कार्यक्षेत्र है, ये बताया गया है मुझे। मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। रविंद्र सिंह आप साहब को आप जानते हैं, तो ज्यादा लंबा परिचय नहीं होगा। मनीष कुमार जो है हमारे महाराष्ट्र के संपादक हैं, आप उनसे परिचित हैं। विवेक देशपांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार नागपुर से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे धनंजय भाई जो कि मुंबई और बिहार के दोनों के बादशाह हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत जो है मैं धनंजय भाई आप ही से करता हूँ, ठीक है। तो क्या मतलब क्या आपको चलने नहीं देना है क्या इस सरकार को? अब अभी अभी बनी है, अब आप कह रहे हैं कि एनडीए में फूट है, ये है वो है। अब नरेंद्र भाई को थोड़ा आराम से सांस बास लेने दें, थोड़ा उनको ये प्लानिंग करने दें कि अभी कौन से गुट के कौन से लोगों को तोड़ना है, फोड़ना है, मरोड़ना है। आप सीधे ही लग गए सब के सब के अब तो एनडीए में फूट है और ये होगा वो होगा। ये कैसे चलेगा भाई? देखिए मयूर भाई, जो मुसाफिर होते हैं ना उनको अपना लक्ष्य पता होता है जाना कहाँ, जी और जाते समय क्या क्या साथ लेके जाएंगे ये भी पता होता है मुसाफिर को कि हमको क्या क्या लेके जाना है साथ में। जी लेकिन मुसाफिर को अगर ये पता है कि हम जाते समय इसको मारते जाएंगे, कुछ इससे छीन लेंगे, कुछ उससे झपट लेंगे, और हम कुछ लेके नहीं जाते हैं, खाना भी नहीं बनाएंगे, हम आप कपड़े भी नहीं लेंगे, रास्ते में किसी से छीन छान के चल देंगे, तो वो फिर आपके रास्ता भटकने का जो है ज्यादा चांस रहता है कि आपकी तैयारी जो है अपने दम पर चलने की नहीं। नरेंद्र मोदी जी को इस बार सरकार मिली है, या जो इस बार जो उनको देश के नागरिकों ने जो एहसास कराया है, और आपने देखा होगा शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो एनडीए की मीटिंग हुई और उसमें जो नेता पद चुना गया उनको नेता, उसमें सबसे पहले देखा आपने कि संविधान को बाकायदा एक अच्छी जगह रखा गया है, और जी बाकायदा वो प्रायोजित था, वो जान के रखा गया था। और उस आए नरेंद्र मोदी जी आए और उसको जो है संविधान को सर नवाया, माथे से लगाया। तो ये काम जो है 10 साल जब शासनकाल उनका था, 10 साल जब वो प्रधानमंत्री रहे, ये काम उन्होंने किया क्या? एक। दूसरा, उसी संविधान ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन जिस संविधान ने उनको प्रधानमंत्री बनाया उसका सम्मान नहीं किया। अब उसी संविधान ने उनको कहा कि तुम प्रधानमंत्री होने लायक नहीं हो, इसलिए उनकी सीटें कम कर दी। बहुमत की सरकार चलाने लायक तुम व्यक्ति नहीं हो, चूंकि बहुमत का मतलब
भारत का बहुमत जो है वो बहुलतावादी बहुमत है। भारत का बहुमत ये नहीं है कि जो संख्या में ज्यादा है वो कुछ भी कर ले। भारत का बहुमत ये कहता है कि ये बहुलतावादी देश है, यहाँ सबको बराबर भाव देना है। जो जिसके घर में 5 आदमी है वो भी, जिसके घर में 50 आदमी है वो भी, सबको अधिकार है कि सही तरीके से रहे। वो जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं हो, एक ही लाइन पढ़ने की जरूरत है। और यही मनुष्य होने की शर्त है, और यही हमारे संविधान में लिखा है। और दूसरी बात जो लिखी है, व्यक्ति की गरिमा। प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाएगा। क्या 10 सालों में व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा? क्या संविधान का ख्याल रखा? किसका ख्याल रखा? नतीजा हुआ कि भाई देश शपथ की में तो धनंजय भाई, शपथ में तो ये भी कल लिखा, तो बोले थे ना कि भाई न्यायपूर्ण न्यायोचित बर्ताव करूंगा सबके साथ, ये भी तो लिखा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन क्या वो बर्ताव किया? तो ये जो संदेह है उनको लेकर के कि भाई इस आदमी की ऐसी आदत नहीं है। ये जो है, समझिए एक उदाहरण के तौर पे दूं कि एक आदमी दारू पीता है, दारू पी करके गाली गलौज करता है, दूसरे घर में पत्थर मार देता है, ये उसकी आदत है। अब 4 दिन से उसको दारू नहीं मिली है, तो एक हमारे यहाँ और कहावत है कि चोर चोरी से जाए तुम्बाखोरी से थोड़े जाएगा। तो जो आदत, जो आपको संस्कार मिले हैं, जो आदत मिली है तोड़ फोड़ करने वाली और ये कहने वाली कि सबसे श्रेष्ठ मैं हूं, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा क्या है? ये श्रेष्ठतावादी विचारधारा क्या है? वो भेदभाव वाली विचारधारा। वो कहता है सबसे बड़ा मैं हूं, हमारे बाद कोई आता है। तो ये संविधान हमारा नहीं मानता है, ये मनुष्य होना भी नहीं मानता है। तो इस बार जो सरकार मिली है, देश के नागरिकों ने कहा है कि आप ही शासन करो और सीखो ये, चूंकि आपको रहना है। जैसे मुसलमानों को आप 10 साल में बाहर नहीं भेज पाए पाकिस्तान, कितने मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा इन्होंने? तो जैसे मुसलमानों को नहीं भेजा, वैसे हम लोग संघियों को भी कहीं बाहर नहीं भेज सकते। जो 20% 25% हैं उनको भी हम बाहर नहीं भेज सकते। ये देश के नागरिक जानते हैं, ये भी यही रहेंगे, ये भी यही रहेंगे। तो कहा कि भैया आप साथ में रहना सीख लो मोदी जी, आपने बहुत अति कर दी। और ये जो टूट फूट की बात कर रहे हैं, टूट फूट की बात होगी इसलिए कि विरोधाभासी सरकार है, इनके जो गठबंधन में लोग हैं। अब आप आइए आंध्र प्रदेश, अब आइए तेलुगु देशम पार्टी ने क्या घोषणा पत्र जारी किया? जो भी गठबंधन में इनके साथ रहे उसने, किसी ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया, लेकिन टीडीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसमें क्या कहा है मोटे तौर पे अगर जानिए, कि जो जितने मस्जिदों के मौलवी हैं सबको 10,000 रुपया देंगे। 50 साल के ऊपर के जो मुस्लिम हो गए हैं उनको पेंशन देंगे। 50,000 रुपया इसके लिए देंगे, कब्रगाहों के लिए, मस्जिदों के लिए जगह देंगे। तो इस सब मोदी जी की विचारधारा के खिलाफ। मोदी जी तो ये कह के आए कि हिंदुओं का देश। एक एक लाख रुपया, एक लाख रुपया हज जाने के लिए भी मिलेगा, हज करने के लिए। एग्जैक्टली exactly. तो जब आप विरोधाभासी सरकार, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम पत्रकारों पे ये दोष न लाइए, वो उसने खुद ही वो चुना है कि अब किसी तरह हम समझौता करके चले। लेकिन वाजपेयी होने में, हालांकि वो नेहरू बनना चाह रहे हैं, वाजपेयी होने में और मोदी में होने में बड़ा फर्क है, बड़ा अंतर है। तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी के कर्मों की वजह से ये सरकार गिरेगी। और लोकसभा अध्यक्ष का जो चल रहा है ड्रामा, वो ड्रामा भी मैं मानूंगा। भाई लोकसभा अध्यक्ष क्यों नहीं देना चाहते हो? दे दो, अगर आप अच्छे हो। मैं बोलता हूँ ये शेर की तरह है, वो बूढ़ा शेर जो था वो जेवर लेके बैठा हुआ था कि मैं चाहता हूँ किसी को दे दूं, मेरे नाखून टूट गए हैं, मेरे दांत झड़ गए हैं, मैं एकदम बड़ा शरीफ हो गया हूँ, शाकाहारी हो गया हूँ। उसी तरह है। आप लोकसभा अध्यक्ष पे दे दो ना, क्या दिक्कत है? आप बेईमानी तो करना नहीं चाहते हो, आप तो अच्छी सरकार चलाना चाहते हो, संविधान सम्मत सरकार चलाना चाहते हो। जो लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग रहे हैं वो इसलिए मांग रहे हैं कि आपसे डर लगता है उनको, मजबूरी है कि आपके साथ खड़े हैं। हम ट्रेन पे यात्रा करते हैं तो हम अपने सामान की रक्षा करते हैं ना, कि साला मेरा सामान को लेकर भाग तो नहीं जाएगा। तो और ये इसमें जो मजे है, की बात है, ये याद करवाना जरूरी है। दर्शक भी, शायद दर्शकों को पता नहीं, उनको किसी को याद हो या ना हो, ये 2018 या 19 में इनके 3 राज्यसभा के सांसद तोड़ चुके हैं पहले भी, हाँ, ये टीडीपी किसी को नहीं टीडीपी बख्शा है। अपने घर में तोड़ फोड़ कर देते हैं। अभी देखिए ना, अभी हो रहा है ना, बंगाल के जो है शांतनु सिन्हा, हाँ, वो जो है क्या आरोप लगाया अमित मालवीय पे। अमित मालवीय ये यौन शोषण के आरोप है, बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly. तो इसलिए ये किसी को नहीं पहचानते, ये खाली खुद को पहचानते हैं, मैं रहूं बाकी सब मर जाए। तो जो ऐसा चाहेगा उसका भला कैसे होगा जी? जी बिल्कुल बिल्कुल।
अब मैं ये प्रशांत सावंत साहब हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और कहाँ कुछ गड़बड़ी है, वहाँ महाराष्ट्र में कुछ उठापटक हो रही है, पता नहीं इनका कोई हाथ है कि नहीं, पूछ लेते हैं इनको। उद्धव उद्धव साहब की शिवसेना कुछ खुराफात कर रही है या फिर वहां पे अपने आप कुछ हो रहा है, ये बताइए। प्रशांत जी, आपका स्वागत है 4PM पर। नमस्कार आपसे सर। पहली बार बातचीत हो रही है, पहली बात क्या तो है कुछ आप बताइए क्या हो रहा है वहां पे। एनडीए पहली बात तो हम तोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत खुश है, जी बहुत खुश है। ये हमारा जो मतलब 2.5 साल पहले जो हमारे पक्ष में जो भी कुछ खंजीर हुआ था, आघात हुआ था, उससे हमारे उद्धव साहब ने पूरे महाराष्ट्र में जीता है। हम इतने खुश है कि बीजेपी को हम लोग ने महाराष्ट्र से हद्दपार किया। ये हमारी जीत है और आपके आशीर्वाद से अभी पहले आप मिले कि बोला कि दिल्ली आना है, तो हम चाहते हैं और हमारा दिल कह रहा है कि हम दिल्ली में आएंगे बहुत जल्दी। तो मतलब हो क्या रहा है वहां पे अभी? आप कुछ अगर आप नजर तो रखते होंगे ना कि आपके जो पहली विरोधी बात दल तो है अभी पहली क्या? बात तो ये है कि महाराष्ट्र में जो भी बीजेपी का जो माहौल था, जो आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बोल रहे थे, ये आत्मनिर्भर तो कहानी खत्म हो गई। क्योंकि महाराष्ट्र में जो रिक्शा की सरकार चल रही थी, 3 पहियों की सरकार, वैसे भी केंद्र में भी सरकार वही होगी, 3 पहियों वाली। जहाँ नायडू है, नीतीश कुमार है, उनके बलबूते पे अभी मोदी जी बैठे हैं। और दोनों पहिए अगर पंचर हो गए और ये 1 महीने में शायद हो जाएंगे, फिर से मोदी गिरेंगे, चांसेस है। अभी देखते हैं, हम इंतजार करें, वेट एंड वॉच। वैसे आप जो जहां से आते हैं वो थाने इलाका है, ठीक है? ठाणे इलाका। हाँ, तो मुझे सौभाग्य रहा, मैं 2 साल था मैं मुंबई, वो मिड डे का एडिटर था मैं। तो थाने भी जो है कई बार हमारे वो गुजराती समाज के लोग बहुत सारे हैं ना वहाँ पे, वो कुछ एक हॉल है वहाँ पे बहुत बड़ा, उस हॉल बहुत में कुछ बहुत कार्यक्रम वो कच्छी समाज के लोग करते रहते थे, तो वहाँ कच्ची समाज के ज्यादा लोग हैं। हाँ, तो देखने का मुझे वो मौका मिला था। और थाने तो फिर ये आपके मुख्यमंत्री जो है अभी शिंदे साहब, उनका भी तो गढ़ है, तो वहां तो फिर आप आपका बल तो वहां पे उतना नहीं होगा जितना उनका होगा। अभी ये सोचने वाली बात है, हर एक का माइंड सोच कैसा है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा गढ़ है। भले हमारी सीट अच्छा यहाँ नहीं आई, लेकिन हम है और लास्ट तक अच्छा रहेंगे। अच्छा। चलिए भाई, मनीष जी, ये जो आपने आज दोपहर को कुछ जो है वो लाइव करके कुछ हलचल मचा दी, वो क्या मामला है, क्या है टूट फूट का मामला, ये बताएं जरा। जी मयूर से देखिए, अभी आपको बताता हूँ महाराष्ट्र की राजनीति जो है ना, वो इन दिनों इतना उठक पटक मचा हुआ है इस समय। अगर मैं अजीत पवार जो है उनकी मैं बात कर रहा था दोपहर में भी कि किस तरीके से उनकी जो पूरी जो यात्रा है, जब से रिजल्ट आया है 4 जून के बाद से, अगर उसे पूरी नजर डाली जाए सीरियल वाइज तरीके से, तो बहुत सारी पिक्चर क्लियर होती दिखाई देती है। क्योंकि ये 2 बार दिल्ली में लोग गए, अब देखिए एनडीए की मीटिंग हुई थी तभी भी वहां नजर नहीं आए, शपथ में भी वो नजर नहीं आए। ऊपर से जब बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि एक मंत्री पद हम आपको देते हैं, उसमें भी जो है असमंजस की स्थिति दिखाई दी। 2 नाम सामने आए, उसमें भी राज्य मंत्री का पद जो है वो लेना नहीं चाह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल, क्योंकि वो कैबिनेट में रह चुके हैं। तो वो भी एक जो है कहीं खटाल दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सुनील तटकरे जो इकलौते जीत करके आए हैं एनसीपी से, एक सीट लेकर के अजीत पवार के एनसीपी से, अब वो भी पूरी तरीके से दावा ठोक रहे हैं कि उन्हें भी अब आगे रखा जाए। लेकिन अभिजीत पवार जो है, अब उन्होंने मीटिंग की थी, इसी चीज के लिए मीटिंग की थी मयूर जी 2 दिन पहले, कि हार का समीक्षा की जाए, हार को लेकर के कि क्या कुछ कमी रह गई, इसको किया जाए। अब इसमें एक जो चीज सबसे बड़ी निकल के सामने आ रही है कि खुद एनसीपी के जो नेता हैं, अजीत पवार के एनसीपी के नेता, वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे नेताओं पर ध्यान दीजिए, कैबिनेट का विस्तार होता है उसमें भी पोस्ट दीजिए, अगर मंत्री पद है अगर वो मिल रहा है तो हम यहाँ भी दीजिए, ताकि जो यहाँ के नेता है जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी ये लगे कि हाँ उन पर ध्यान दिया जा रहा है। इस तरीके से ये इनडायरेक्ट बात ये आ रही है कि इनकी अवहेलना की जा रही है। इनडायरेक्टली अगर बातों को आप देखिए तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब वही मेरे जी, मैं 2-3 चीजें और ऐड कर दूं। रिसेंटली जो इंसिडेंट हुए हैं, जैसे सुप्रिया सुले का मैं एक बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि उन्हें ये एक्सपेक्टेड था कि अजीत पवार कहीं ना कहीं अलग थलग दिखाई देंगे, ये एक्सपेक्टेड था। वही संजय राउत भी ये बात अभी कह रहे हो, अभी भी उनका भी मैंने पढ़ा है स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि ये तो शुरू से ही करते आए हैं, अब उनके काम के नहीं रहे होंगे तो अब नहीं बुला रहे होंगे उनको। और अजीत पवार की जो स्थिति बनी हुई है अंदर पार्टी में, ये तो होना ही था। तो कहीं ना कहीं जो पहले उनके सहयोगी रहे हैं, जो नेता रहे हैं, जो एक दल में पहले हुआ करते थे, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें ट्रिगर कह लीजिए आप, एक तरीके से उनके दिमाग को कर रहे हैं, या कह लीजिए वो स्टेटमेंट दे रहे हैं,
हालांकि स्टेटमेंट के कई एंगल निकल सकते हैं, लेकिन जो आदमी प्रेशर में पहले से ही हो, उसकी पार्टी ने पहले से ही उतना अच्छा परफॉर्म ना किया हो, ऊपर से बीजेपी जो दिल्ली में लगातार मीटिंग कर रही है या फिर उसके शपथ हो रहे हैं, वहां भी वो ना जा रहे हो, तो इन सारे इंसिडेंट का क्या मतलब निकलेगा? एक ही मतलब निकलता है कि कहीं ना कहीं दरार और दूरियां तो हैं, वो दिखाई दे रहा है। अब आपस में जो पार्टी के अंदर चल रहा है उसको अजित पवार कैसे संभालेंगे, या उसको संभालने के लिए, क्योंकि बीच में ये भी था कि अमित शाह के साथ वो कांटेक्ट में थे, और अमित शाह के साथ भी कांटेक्ट में थे, तो दिल्ली से ये भी कहा गया कि आपके जो आपसी मसले हैं उसको जल्दी से सुलझाइए उसको। अब ये तमाम चीजें देखने के बाद तो पिक्चर यही लग रही है कि बहुत जल्द जो है कुछ न कुछ खेल जो है महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला है, क्योंकि ये सुगबुगाहट ऐसी ही नहीं है, धुआं भी वहीं उठता है जहां आग जली होती है। देवेंद्र फडणवीस साहब का क्या सीन है? बड़े मुरझाए हुए नजर आए थे वो उस समारोह में। वो क्या मतलब, उसके बारे में कोई उनके बारे में है अपडेट कुछ? फडणवीस साहब देखिए जी जी, मेरे से देखिए देवेंद्र फडणवीस जो है वो तो लगातार दिल्ली के कांटेक्ट में है, और अभी जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात कही अजीत पवार के कॉन्टेक्स्ट में, अभी देवेंद्र फडणवीस भी कुछ दिन पहले उन्होंने तो अपने ऊपर लिया ही कि जो हार की जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेता हूँ, इस्तीफे की पेशकश करता हूँ। उसके बाद भी एक दो उनके बयान ऐसे आए हैं जहां पर वो ये कहते नजर आए हैं कि आपको पता है वो उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बात करी। उन्होंने वो तो मतलब वो पार्टी लाइन के अलग हट के बात हुई ना। उनके सुप्रीम लीडर जो है, जब वो खुद हार की जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं ले रहे हैं, तो इनकी क्या औकात कि वो ले लें अपने सर पर? ये इसका मयूर जी ये भी हो सकता है कि उनको पता थी कहीं ना कहीं कि तलवार तो लटकी ही है। अब 28 सीटों पर लड़कर अगर 9 सीटों पर सिमट जाए, कहाँ 42 सीटें लेने वाली है अलायंस पार्टी, और सीधा 28 सीटों पर लड़ रही है ये दावा करते हुए कि हम बड़ी पार्टी हैं, हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे क्योंकि हमारा दावा ज्यादा है, हम ज्यादा सीटें लेके आएंगे। और होता यह है कि सबसे खराब परसेंटेज अगर 4 सीटों पर वो लड़ रहे हैं अजित पवार, एक सीट पर जीत के ला रहे हैं, और ये 28 सीट पर 9 सीटों पर लेके आए, तो फिर भी तो परसेंटेज के हिसाब से तो बहुत गड़बड़ है। तब तो ये तीनों अलायंस में सबसे अच्छा परसेंटेज तो एकनाथ शिंदे का है, जो कम से कम 15 सीट पे लड़ के 7 सीट लेकर के आया एटलीस्ट कम से कम। मतलब तो ये चीजें तो हुई हैं। अब उनको भी मालूम है कि तलवार तो लटकी हुई है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस्तीफे की पेशकश ही कर ले, हालांकि एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन अब ये है कि अब ये बातें चलती रहती है, हम तक पहुंचती है। अब आप वहां बैठे तो आप सही से बता पाएंगे। ये बातें बहुत चलती हैं कि ये जो शिंदे ग्रुप की शिवसेना है, उसके जो बहुत सारे जो उनके कार्यकर्ता और लीडर और शायद कुछ एमएलए भी हैं, वो सब उद्धव जी की शिवसेना में वापस आना चाहते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब इसमें सच कितना है और कितना नहीं, ये बताएं। देखिए मनोज जी, ये जो आपने सवाल पूछा है ना, इसका जवाब मैं देता हूं, लेकिन उस लेटेस्ट अपडेट से देता हूं, तो आप भी क्लियर हो जाएगा कि आपको भी। अभी उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है, उन्होंने अभी एक मीटिंग की थी जहां उन्होंने समीक्षा की है तमाम अपने विधायकों के साथ बैठ करके, तमाम नेताओं के साथ में, और उन्होंने ये भी कहा है कि 288 सीटों में से इस बार 180 सीट जीतने का उन्होंने जो है वो प्लान किया हुआ है कि इस बार 180 सीट निकालेंगे। अब इतना बड़ा प्लान करके उन्होंने ये भी कहा है कि इस चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद जो है वो सरकार बनने वाली है। और यही बात शरद पवार ने भी कही है अपनी पार्टी के नेताओं से कि इस बार विधानसभा के बाद हमारी सरकार श्योर श्योर बन रही है, इस बात से निश्चिंत रहिए। तो दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे यूबीटी ग्रुप हो चाहे शरद पवार की पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां इस बात से आश्वस्त है कि विधानसभा में तो जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करने वाली है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो दबाव है वो दिखाई दे रहा है विधायकों पर, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से परफॉर्म किया है, जिस तरीके से इनकी सीटें गई हैं, उसको देखते हुए विधायकों में भी ये डर है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी इनसिक्योरिटी है कि अगर हम मौजूदा स्थिति को 3 महीने में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर हम फिर से अगर इसी पार्टी से लड़े तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो सीटें हैं वो भी चली जाए विधानसभा की। तो इसको लेकर के तमाम बातें जो हो रही हैं कि हम संपर्क में हैं, और हालांकि ये बात सच है कि कई सारे नेताओं ने ये बात कही है कि एक दूसरे के संपर्क में है, क्योंकि पहले एक ही पार्टी रही है, टूटने के बाद बात हो गया, बात बंद हो गई है, या हम बिल्कुल कॉल ही नहीं करते दूसरे को, ऐसा भी तो नहीं है मयूर जी, बातचीत तो होती ही है। अब जाहिर सी बात है, जब इस तरीके से परफॉर्मेंस आई है तो अपना भविष्य सब देख रहे हैं। चुनाव लड़ते ही है वो सत्ता में बैठने के लिए, विपक्ष में बैठने के लिए कोई नहीं लड़ता। तो जाहिर सी बात है कि वो भी चाह रहे हैं कि जीत करके हम विधानसभा में बने रहे, तो कुछ ना कुछ रणनीति बन रही होगी। विवेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप तो बैठे हैं वहां पे और आप देश की राजनीति पर नजर भी रखते हैं। ये 3.0 जो है, इस पर बात हम लोग कर रहे हैं क्योंकि बात करना जरूरी है, क्योंकि मैंडेट तो मिला नहीं है वो अब मतलब जो है जबरदस्ती
क्या कहते हैं कि गले पड़कर जो है मैं वो प्रधानमंत्री बने। तो ये बैसाखी वाली ये 3.0 सरकार को आप कितना दूर तक जो है चलता हुआ देख पा रहे हैं? आपका क्या आकलन है? और कौन टूटेगा तो पहले कौन जाएगा, अगर जाएगा? क्या लगता है? जी, जी। एक्चुअली जहाँ तक मोदी जी का अनुभव हम लोगों के पास है, मोदी जी बड़े खिलाड़ी हैं और हम उनको राइट ऑफ इमीडिएटली तो नहीं कर सकते। ये बात ठीक है कि उनको सेटबैक मिला है, लेकिन उनको राइट ऑफ करना ये जो है, ये खतरे से खाली नहीं हुई। एक बार आपने ये मान के चलने लगे कि भाई मोदी जी तो खत्म हो गए, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे। कॉम्प्लेसेंसी जो है वो ही मदद करेगी मोदी जी की और बीजेपी की वापस सत्ता में उसी तरह से फिर से सत्ता पर काबिज हो जिस तरह से वो पहले थे। तो कॉम्प्लेसेंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये मानकर ही चलना होगा कि मोदी जी बाउंस बैक करेंगे, और बाउंस बैक करने के लिए वो जो कुछ भी करेंगे उसका एक देखिए, वो तो उनके कार्ड्स जो है वो हमको पता नहीं है वो किस तरह के कार्ड्स खेलेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये उन्होंने साबित किया है। लेकिन जो कुछ भी वो करेंगे उसका मुकाबला करने के लिए अपोजिशन की तैयारी चाहिए। लेकिन कुछ बातें जो अपोजिशन के पक्ष में जाने वाली अच्छी बातें हुई है, जिसका रिवर्सल मोदी जी के पक्ष में होना मुश्किल है, वो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो इशू है वो जो है वो एक तरह से काफ़ी ताकत के साथ अपोजिशन की तरफ हो गया है। वो इसलिए कि मैंने ये बात इससे पहले भी कई पैनल डिस्कशंस में कही कि जो संविधान के इशू पर इस बार चुनाव लड़ा गया, पूरे देश में संविधान इशू बना और अब सारे लोग ये मानने लगे हैं कि संविधान के इशू से बहुत फर्क पड़ा है। जो मोदी सरकार की जो हार हुई है, एक तरह से मतलब बीजेपी की हार हुई है, वो बहुमत से कम सीटें उनकी जो आई है, उसका एक प्रमुख कारण जो है वो संविधान के मुद्दे पर संविधान से जुड़ा हुआ जो समाज का तबका है, जिनका भविष्य जिनकी जिंदगी संविधान से, रोजमर्रा की जिनकी जिंदगी संविधान से जुड़ी हुई है, वो सारे लोग इस मुद्दे पर मोदी जी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ गए हैं। अब ये कितने देर टिकेगा, सवाल ये है, ये जो संविधान का मुद्दा है कितने देर टिकेगा। तो मुझे लगता है कि ये अभी इतने जल्दी इस मुद्दे पर लोगों की जो आशंका है उसका निराकरण करना मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए कि ये सारे वो लोग वो हैं जो जनरली लाभार्थी सेक्शन में आने वाले लोग हैं। तो लाभार्थी वाले लोग और संविधान वाले लोग, इनका तबका लगभग एक ही है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लोअर ओबीसी, मुसलमान, ये सारे जो गरीब हैं, जो लाभार्थी बीजेपी के लाभार्थी पॉलिटिक्स में बीजेपी ने इनसे वोटों का बेनिफिट अभी तक लिया है, ये सारे जो लाभार्थी हैं उसमें से ज्यादातर लोग संविधान के मुद्दे पर आहत है। और जब उन्होंने संविधान के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो बीजेपी का ये जो लाभार्थी पॉलिटिक्स है उसको तवज्जो नहीं देते जितना वो संविधान के मुद्दे को तवज्जो देते हैं। तो एक बार बीजेपी के खिलाफ और पूरा जो संघ का इकोसिस्टम है और मोदी जी, अमित शाह, ये सारे लोग हैं, इनके खिलाफ एक बार संविधान के मामले में इन लोगों के मन में इस तरह की आशंका ने घर कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कल मोदी जी चाहे उसको कितना भी प्लेकेट करने की कोशिश करे, मोदी जी चाहे उसको कितना भी नकारने की कोशिश करे और ये कहने की कोशिश करे कि नहीं ये सारा झूठ प्रचार है, वो तो उन्होंने किया है, उसका असर इलेक्शन में बिल्कुल भी नहीं दिखा। अब 5 साल में उनको जो उन्होंने इतने साल ये सारे लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने की एक कवायद की, बीजेपी ने, संघ परिवार ने, मोदी जी ने, ये सारे जो सेक्शन है जो संविधान से आहत है, ये इतने सालों की मेहनत के बाद बीजेपी के साथ जुड़े थे और एक संविधान के मुद्दे पर बेवकूफी का काम करके बीजेपी ने इन लोगों को जो एलियनेट किया है, बीजेपी ने इन लोगों को अपने से जो दूर किया है, अब मुझे नहीं लगता कि ये सारे लोग बीजेपी के कुछ भी करने से फिर से एक बार बीजेपी के साथ उसी आत्मविश्वास के साथ और उतने ही विश्वास के साथ जुड़ेंगे जितने वो पहले जुड़े थे। इसलिए मुझे लगता है कि संविधान के मुद्दे पर जो नुकसान बीजेपी को हुआ है और मोदी जी को हुआ है वो परमानेंट है लगभग, मतलब आने वाले 4-5 साल तो वो जाने वाला नहीं है। एक बार मन में आशंका हो गई है कि ये संविधान के दुश्मन है तो मामला खत्म है। अभी वो किसी भी तरह से बूंद से गई वो हाथ से नहीं आती वाला मामला बीजेपी के लिए हो गया है। इसलिए इस मुद्दे को अपोजिशन को
कंटिन्यूअसली भूनना पड़ेगा। इस मुद्दे पर ये जो सारे तबके हैं जो अभी इंडिया अलायंस के साथ जुड़ गए हैं, इनको अपने पास रखने के लिए इस मुद्दे को बराबर भूनते रहना चाहिए। 24/7 पॉलिटिक्स का जो जमाना है बीजेपी के रहते, उसमें उस पर खरा उतरना पड़ेगा और रोज आपको कैंपेन करना पड़ेगा जिस तरह से मोदी जी करते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी को नए सिरे से ये सारे जो तबके जो इनसे एलियनेट हुए उनको जोड़ने की जो कोशिश मोदी जी को करनी पड़ेगी और बीजेपी और संघ के इकोसिस्टम को करनी पड़ेगी। उससे उसमें बहुत समय निकल जाएगा और वो उस तरह का एडवांटेज वापस बीजेपी के पास इन सेक्शंस की तरफ से नहीं आएगा जो अभी तक वो ले रहे थे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस 2024 के इलेक्शन की, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अब ये ठीक है कि तोड़फोड़ की राजनीति करके वो किसी भी तरह से 1-2 साल के अंदर पूर्ण बहुमत लोकसभा में प्राप्त कर लेंगे और फिर हो सकता है कि जिसको बम्बईया भाषा में कहते हैं फुट्टस की गोली, वो नायडू साहब और जो नीतीश कुमार है उनको दे दे और कहे कि भाई अब हम आप पर निर्भर नहीं है, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो अभी आपकी जरूरत नहीं है। ये जो उनका रवैया है हमेशा से ही, तो उसी तरह से फिर से वो बिहेव करना चालू करेंगे। ये हो सकता है, लेकिन वो कब तक करेंगे, वो किस पार्टी को तोड़ेंगे, कितने लोग उनके साथ जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे भी या नहीं, ये सारे सवाल है। तो अभी तो मोदी जी को शायद इसी तरह का एक क्रचेस वाली सरकार लेके कम से कम 1-2 साल तो इसी तरह से चलाने होंगे और मुंडी नीचे डालकर चलाने होंगे, ये है। लेकिन इस दरमियान वो कोशिश करते रहेंगे। उनकी जो आदत है उस आदत से वो मजबूर है, वो कभी भी किसी की भी दूसरे की कोई भी बात सुनने और मानने के आदी नहीं है। ये बचपन से उनकी आदत है। उनकी जो बायोग्राफर है नीलंजन मुखोपाध्याय, उन्होंने लिखा है कि बचपन में स्कूल में भी कोई ड्रामा में पार्टिसिपेट करना होता था तो मोदी जी लीड रोल ही मांगते थे और कोई दूसरा छोटा कोई रोल अगर उनको ऑफर किया जाए तो वो नाटक में काम करने से मना कर देते थे। तो बिल्कुल वो बचपन की जो आदत है वो आज भी उनकी कायम है। वो थोड़े दिन तक शांत रहेंगे, उसके बाद फिर से वो उसी अपना जो उनका सेकंड नेचर है, वो जिस तरह के बने हैं, जिस तरह की वो व्यक्ति है, उस तरह से वो बिहेव करना शुरू करेंगे। तो वो पीरियड क्या होगा, वो समय कितना होगा, ये हमको पता नहीं। लेकिन अभी फिलहाल तो वो अपने इन दोस्तों के साथ, नए दोस्तों के साथ सरकार चलाते रहेंगे जब तक पूरी तरह से वो आत्मनिर्भर न हो जाए। बात तो सही है आपकी, ये भी एक है। मैं एक्चुअली रविंद्र भाई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो, क्योंकि धनंजय भाई अब ऑलमोस्ट निकलने की तैयारी में होंगे, तो उनसे एक बात कर लूं, फिर मैं। जी बिल्कुल। मैंने पहले उनसे बात कर लीजिए, मैं 10 मिनट हूँ अभी। आप फिर ठीक है, तो फिर वो आपको निकलना था इसलिए। रविंद्र भाई, ये हम सब लोग बात कर रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं, ठीक है। आपके हिसाब से हम सब ये बात कर चुके हैं, करते रहते हैं कि भाई इनकी फितरत ये है कि किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, सबको निगलने की बात करते हैं, ये सब ठीक है और ये हकीकत है, इनका स्वभाव है। ये अपने को भी काट लेते हैं तो दूसरों की तो कहाँ छोड़ेंगे। ये सब उन्होंने अब तक साबित कर दिया है, प्रूफ कर दिया है, तो उसमें कोई नई बात। तो ये बात तो चंद्रा बाबू भी जानते होंगे, हम जानते हैं, तो नीतीश भी जानते होंगे, वो जो छोटे 1-1, 2-2 सीट वाले हैं वो भी जानते होंगे, है ना। तो ये तो निकल जाते हैं, ये खा जाते हैं, ये तो किसी को बख्शते नहीं है। तो फिर वो क्या सोच के इनके साथ जुड़े होंगे, आपको क्या लगता है, क्या सोच? जी बिल्कुल, नमस्कार मयूर भाई और बाकी पैनलिस्ट को भी नमस्कार, हमारे तमाम दर्शकों को भी अभिवादन। ये बात आपकी ठीक है कि जिस तरह का इनका प्रकृति रही है, और मुझे लगता है यही एक बड़ा कारण है कि टीडीपी लगातार यही मांग कर रही है कि स्पीकर का पद उनको दिया जाए। और देखिए, स्पीकर का पद, रविंद्र भाई, है जी, हाँ, टीडीपी की ओर से कोई इसका वैलिडेशन हुआ है कि हाँ हम ये मांग रहे हैं, ऑफिशियल कोई? नहीं, देखिए, नहीं ऑफिशियली तो नहीं आई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन लगातार जो खबरें हम लोग सुन रहे हैं और सूत्रों के से बातचीत तो लगातार हो ही रही है। और दूसरा, अगर इन दोनों बातों को भी छोड़ दें कि वैलिडेशन कोई आई है या नहीं, और सूत्र भी नहीं बता रहे हैं, तो भी अगर एक सामान्य आकलन हम लोग अगर राजनीतिक पत्रकारिता में इतने साल से करें, तो जाहिर है कि स्पीकर का ही एक ऐसा पद है जो लेने के बाद कोई भी घटक दल वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। क्योंकि मयूर भाई, जिस दिन चुनावों के नतीजे आए उस दिन भी हम लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे थे
कि अगर स्पीकर का पद बीजेपी के पास चला जाता है तो ऐसी स्थिति में तो उनको 1 महीने से ज्यादा लगेगा नहीं समय, जब वो अपना 272 का आंकड़ा छू लेंगे। और उसके लिए बहुत आसान है, खासतौर पर 2-3 जो अभी सबसे आसान दिख रही हैं पार्टियां, खासतौर पर जो शिंदे साहब की पार्टी है, एकनाथ शिंदे। अब उस पार्टी को अगर आप देखेंगे तो एकनाथ शिंदे के 7 सांसद टूट करके आ गए, 7 सांसद बने हैं। तो अगर 3 महीने के बाद जब चुनाव में वहां पर बीजेपी और ये आघाड़ी जाएगी, ये तीनों दल जाएंगे, तो तीनों लोग जब जाएंगे चुनाव में, तो उसके बाद या तो बीजेपी चुनाव जीतेगी या चुनाव हारेगी। अगर बीजेपी चुनाव जीतेगी तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और अगर बीजेपी चुनाव हारेगी तो भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो सांसद करेंगे क्या? उनके लिए क्या ऑप्शन है? क्योंकि स्टेट में अगर पार्टी वीक हो गई है तो सेंटर में जाहिर तौर पर जब उसका कोई नेता उतना मजबूत नहीं होगा तो उसका टूटना बड़ा आसान हो जाता है, और वहां पर स्पीकर का बड़ा अहम रोल है। महाराष्ट्र में तो हमने अब देखा ही है कि राहुल नार्वेकर ने किस तरीके से एक फैसले को लेकर कितना लंबा समय दे दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा, तब जाकर के कहीं वो फैसला सुनाया गया। ये दोनों बात हमने देखा, अजित पवार के मामले में भी, एकनाथ शिंदे के मामले में। तो और वही हालात हम देख रहे हैं कि उसी स्पीकर की वजह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बच गई, क्योंकि स्पीकर ने वहां पर ऐसा फैसला लिया जिसके चलते न केवल अपनी सरकार बचाई, बल्कि अभी वहां पर मेजोरिटी के मार्क से ऊपर विधायक जो है वो चुन करके आ गए। और उसके अलावा जो 7 दूसरे विधायक विधायक हैं, उनके ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। आज 3 जो सीट्स खाली हुई थी निर्दलीय उम्मीदवारों की, उनके उपचुनाव की घोषणा भी हिमाचल प्रदेश में कर दी गई है। तो स्पीकर का पद अहम हो जाता है सरकार को बचाने के लिहाज से, एक बात। दूसरा, स्पीकर का पद इसलिए ज्यादा अहम है मयूर भाई, जैसे उस दिन आपने भी बहुत डिटेल में बताया था कि मुख्यमंत्री के तौर पर जब मोदी सदन में आते थे तो किस तरह का एक पूरा आवरण वो ओढ़ के आते थे, किस तरह की तैयारियां की जाती थी। अगर स्पीकर इनकी पार्टी का नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो पूरा जो जिस तरह का उनको चाहिए वातावरण जब सदन में वो आए, उसमें भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और उसके अलावा जब सदन में कार्रवाई चलती है तो स्पीकर के हाथ में ये बात है कि वो कितने देर किसको बोलने दें। जब प्रधानमंत्री अगर नेता सदन है, अगर वो वहां पर भाषण दे रहे हैं तो वो कितना देर तक उनको दूसरे जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर कोई उठाए उस सांसद को अलाउ करें ना करें, नेता प्रतिपक्ष को वो अलाउ करें कि कितना देर के लिए बोलना है नहीं बोलना है। तो इतने सारी चीजें होती हैं जहां सरकार को सदन के भीतर रोज विपक्ष के साथ 2-4 होना पड़ता है, और अगर स्पीकर सरकार की मदद करते हैं तो उसमें सरकार को बहुत बड़ी राहत मिलती है। तो स्पीकर का पद बीजेपी इसलिए बहुत जरूरी है कि रोजमर्रा का जो देखिए, सदन के बाहर आप गृह मंत्री हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन सदन के भीतर जाने के बाद तो स्पीकर सुप्रीम है। वहां पर तो स्पीकर जो डिसाइड करते हैं वही होना है। तो स्पीकर वहां पर सरकार की जो आप इज्जत कहिए या सरकार की जो, अगर उनको थोड़ी तरफदारी कर लेते हैं तो विपक्ष न केवल कमजोर होता है। हमने पिछली 2 बार 10 साल से जब बीजेपी की सरकार है तो सुमित्रा ताई जो पहली बार जब स्पीकर बनी थी, उसके बाद ओम बिरला, 10 साल से लगातार हम लोग ये सुन रहे हैं कि विपक्ष को बुलडोज किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज वहां पर उठने नहीं दी जा रही। तो ये अपने आप में लोकतंत्र में, देखिए, लोकसभा वो सदन है जहां पर डायरेक्ट लोग चुन करके आते हैं, और वो लोग कौन से मुद्दे उठाते हैं? अपने इलाके का मुद्दा। यहाँ पर 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, लेकिन उस पर मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई सदन में। इतना बड़ा कोविड का जिसमें वेव आया, हजारों लाखों लोगों की मौत हो गई, उस पर चर्चा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मणिपुर की हिंसा पर लगातार आवेदन, निवेदन और एजिटेशन करने के बाद भी कोई चर्चा नहीं हुई, तो विपक्ष को हार कर उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना पड़ा। ये क्या है? ये सारा स्पीकर के हाथ में है। इसके अलावा देखिए कितने ऐसे बिल होते हैं जिनको स्पीकर के पास ये ताकत है कि वो उनको मनी बिल के तौर पर ले लेते हैं, और मनी बिल के तौर पर ले लिया तो आपको राज्यसभा की संस्तुति लेने की जरूरत नहीं होती है फिर। तो इतने सारी जब ताकत स्पीकर के पास होती है, रोजमर्रा के जीवन में स्पीकर का अहम कितना रोल है। और देखिए 3 बार सदन को मिलना है 1 साल में, और 3 बार का मतलब मानिए कि 100 दिन, 100 से लेकर 110 या 120 दिन तक सदन जो है वो मिलता है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार को किरकिरी हो गई या सरकार को सवाल जवाब करने पड़ेंगे, वो भी तब जब पहली बार प्रधानमंत्री के सामने एक नेता प्रतिपक्ष होगा, एक मजबूत विपक्ष होगा, जिसमें 100 सीट तो केवल एक पार्टी की है, और अगर तीनों पार्टी की हम बात करें, समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी की, और
स्टैलिन की, तो करीब 100 सीट उनके पास है। तो इतना मजबूत 200 पार्टी अगर 235 लोगों का विपक्ष अगर होगा, तो सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि उनके विचार का वहां पर कोई सदस्य बैठा हो जो उनको बार बार प्रोटेक्ट करे। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर मामला बहुत अटका हुआ है। और फिर सरकार के सामने एक बड़ा संकट ये है कि महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव केवल 3 महीने की दूरी पर है और 4-5 महीने की दूरी पर झारखंड का चुनाव है। ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष, जो कि इस बार बहुत ज्यादा उत्साहित है और बहुत ज्यादा घेरना चाहता है, और सबसे बड़ी बात जेपीसी की मांग करती, यानी विपक्ष जिस दिन सदन के भीतर घुसेगा मयूर भाई, उस दिन उनके हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और जिस तरह जेपीसी की बात की है, 30 लाख करोड़ के बड़े भयंकर घोटाले की बात की है, उस मुद्दे को लेकर जाएगी, तो वहां पर बहुत जरूरी होगा कि सरकार को बचाने के लिए एक उनके विचार का व्यक्ति हो। क्योंकि हमने टीडीपी का देखा कि टीडीपी के जब गति मोहन चंद्र साहब बालयोगी जी जब स्पीकर थे 98 में, आप सबको याद है, 1 वोट से सरकार गिर गई थी। तो और सरकार गिरना तो एक है, मतलब एक काम है कि सरकार गिरना, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में जिस तरीके से सरकार को कई बार किरकिरी होती है, कई बार फजीहत होती है, तो स्पीकर के बिना बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर हों या गृह मंत्री जब भाषण दे रहे हों, तो उनके सामने कोई विपक्ष का आदमी खड़ा हो, कोई भी सांसद खड़ा हो और उनसे सवाल जवाब करे। और उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तभी होगी स्पीकर की, जब स्पीकर इस बात के साथ तालमेल बिठा पाएगा। अगर दूसरी पार्टी का कोई स्पीकर होगा तो निश्चित तौर पर वो उतना ज्यादा अलाइन तो बीजेपी के साथ नहीं करेगा जितना कि अगर वो निष्पक्षता के पैमाने पर अपना काम करना शुरू करेंगे, फिर तो बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सरकार के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिफेक्शन की जहां तक बात है, डिफेक्शन में तो सुप्रीम जो सबसे ज्यादा ताकत है वो स्पीकर के पास है ही। अगर कोई स्प्लिट होता है उसको रिकॉग्निशन देना, अगर स्प्लिट होने के बाद रिकॉग्निशन की दिक्कत आती है तो उसको लंबा कैसे खींचें, कौन सा बिल मनी बिल है वो नहीं बनाए, इतना ज्यादा ताकत स्पीकर के पास है। और इन पॉलिटिकल पार्टी जो घटक दल है बीजेपी के साथ में, एनडीए के, उन लोगों को भी इसी बात का पता है कि अगर बीजेपी से बचने का रास्ता यही है कि अगर हमारी पार्टी मर्ज नहीं होनी है, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी अगर नहीं टूटनी है, तो जरूरी है कि स्पीकर की ताकत बीजेपी की बाहर रहे। मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा बात है। और एक बड़ी अहम बात ये है मयूर भाई की सरकार ने मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, लेकिन अभी तक उनको ट्रस्ट वोट सीक करने के लिए नहीं बोला गया है, उसके लिए समय नहीं दिया गया है कि कौन सी तारीख को वो ट्रस्ट वोट सीक करेंगे। तो ये बात भी थोड़ी सी अटपटी मुझे लग रही है, क्योंकि एक समय निर्धारित किया जाता है राष्ट्रपति की तरफ से। अभी तक उनको जो समर्थन पत्र दिए गए हैं वो तो व्यक्तिगत तौर पर उनको हैंडओवर किए गए हैं, लेकिन असली ट्रस्ट वोट, असली उनके पास कितनी संख्या है, इस बात का फैसला तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होता है। लेकिन वो नहीं दिया जाना भी मुझे लगता है वो अभी तक नहीं, वो समय निर्धारित नहीं किया गया है। तो जिस दिन वो समय निर्धारित कर दिया जाएगा उसके पहले होगा स्पीकर का चुनाव, और स्पीकर के चुनाव में इस बात की जानकारी सबको मिल जाएगी कि इस सरकार के पास कितना बड़ा नंबर है और एनडीए के घटक दल कितने लंबे अरसे तक उनके साथ चल सकते हैं। आज की जो स्थिति है, अगर 235 जो इंडिया का नंबर है और उसमें अगर 17 जो अन्य हैं, उसमें से एक बड़ी तादाद जो है जिसमें चंद्रशेखर रावण है, वो भी मुझे लगता है बीजेपी के सहयोगी नहीं बन पाएंगे, और ओवैसी हैं, प्लस 7 जो निर्दलीय हैं, तो इनमें से अधिकतर लोग कांग्रेस पार्टी या जो उनका इंडिया अलायंस है उसके साथ जाने वाले दिख रहे हैं, जाएंगे कहां पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर अपना उम्मीदवार विपक्ष ने भी उतार दिया तो उसी दिन रस्साकसी हो जाएगी, उसी दिन इस बात का फैसला होगा कि किसके पास कितना जोर है। और अगर कहीं विपक्ष ने अगर चाल खेल के एनडीए के घटक दल के किसी उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया, ऐसे में क्या होगा? तो इस तरह से क्या है सर, ये कई चीजें अभी होने वाली हैं। और उस बीच में जो अजीत पवार वाला घटनाक्रम है उस पर भी सबकी नजरें हैं। और आज देखिए सुरेश गोपी ने बोल दिया है कि वो तो लंबे समय तक मंत्री बनना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार, वो गजब हो गया, मतलब कि लिटरली वो जैसे फिल्म का सीन है। कल आप मंत्री पद का मतलब मंत्री पद की शपथ लेते हैं, आज कहते हैं कि नहीं मुझे। अब भाई नरेंद्र भाई को उनको बताना चाहिए कि यही तो है सबसे बड़ी एक्टिंग, यही तो करते हैं हम लोग यहाँ पे। उधर जाके क्या करोगे, यही करते रहो। पर बता नहीं। अब दूसरा आपने सही बताया, शपथ ग्रहण का आपने जिक्र किया, तो कल मैं उस समारोह में गया राष्ट्रपति भवन में। वो लेपर्ड था क्या? वो जो पीछे दिख रहा है वो क्या है? वो एक जो कोई प्राणी है। हाँ, वही राष्ट्रपति भवन का फोर कोर्ट है वो।
राष्ट्रपति भवन जो है उसके फोर कोर्ट बोलते हैं उसको, जो सीढ़ियां हैं, और उसके बाद राष्ट्रपति भवन का जो मुख्य बिल्डिंग है वो शुरू होती है। तो वो एक फोर कोर्ट है, उसका फसाड है, उसका फेस है बेसिकली, और वहां पर बड़े बड़े खंबे लगे हैं, और वो क्योंकि बहुत पुरानी इमारत है, और उसके सामने एक लंबा मैदान है, मैदान। और वो एक खुला प्राणी कोई निकला है, वन्य प्राणी दिखता है, जो ऐसा विजुअल देखने को मिलते हैं, वो क्या है? वो देखा आपने? क्या दिखता है? दोबारा बताइए सर। वन्य प्राणी जो है वो एक सांसद मंत्री पद की शपथ ले रहा था, और उसके पीछे वहां पश्चात भूमि में एक वन्य प्राणी जैसा कोई जानवर जो है वो गुजरता हुआ दिखाई देता है। ऐसे वीडियो काफी चल रहे हैं आज, पता नहीं वो क्या नहीं नहीं सर, वो तो कुछ नहीं हो सकता वहाँ। वो तो मेरे ख्याल से कुछ और लाइट वाइट का हो गया, लाइटिंग का, क्योंकि नहीं, वो तो संभावना है नहीं ना। अभी हमारा मुद्दा वो नहीं है, पर ठीक है। हाँ खैर, वो अलग मसला है। तो राष्ट्रपति भवन में मैं जो बात कह रहा था कि राष्ट्रपति भवन में जो कल शपथ हुई थी, उसमें बड़ी भारी अव्यवस्था थी, और लोग जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पासेज इशू कर दिए गए थे, और सीट्स वहां पे थी नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में किया गया काम है। जो अध्यक्ष, जो अलग अलग राष्ट्रों के अध्यक्ष आए थे, उनके अरेंजमेंट अच्छे थे वहां, लेकिन बाकी जो लोगों को, इन गेस्ट्स को बुलाया गया था, वहां पर बड़े अरेंजमेंट्स में गड़बड़ थी। लोगों को बहुत भगदड़ का वहां पर सामना करना पड़ा, और कई लोग ऐसे थे जो वापस चले गए क्योंकि उनको जगह नहीं मिली। तो कितना हड़बड़ी में ये सारा किया गया है, मेरा कहने का मतलब ये है मयूर भाई, तो उसका असर सरकार पर दिखना लाजमी है। आज 24 घंटे पूरे बीत गए, लेकिन अभी तक पोर्टफोलियोज का कोई जिक्र नहीं है, कोई अता पता नहीं है। अब 2014 और 2019 में हमको तुरंत पोर्टफोलियोज मिल गए थे, लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं। आज मीटिंग थी, आज कुछ हुआ, कुछ पता चला आपको? आज जो हुई, देखिए, हाँ, आज की जो बैठक है, उस बैठक में कोई बड़ा फैसला ऐसा होने का नहीं है। उसमें तो लोकसभा का सत्र कब बुलाया जाएगा, एक मुख्य यही मुद्दा है। इसके अलावा अगर सरकार कुछ किसानों को लेके या कोई और बड़ा काम या कोई चाहती है कि ऐसा कुछ एक आध बिल अगर वो लेके आएंगे तो वही होगा, लेकिन मुख्य इसका जो काम है वो ये है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें ओथ सेरेमनी होगी सांसदों की, और स्पीकर साहब का चयन होगा, और उसके बाद ट्रस्ट वोट जो होता है, और इसके बाद ये तो हालांकि 2-3 दिन का सेशन होता है, इसमें तो आमतौर पर होता है कि सिर्फ ओथ ली जाती है। उसके बाद अगर ट्रस्ट वोट इसमें सीख करेंगे तो वो अलग बात है, नहीं तो फिर इसके बाद जुलाई के समय में शायद एक लंबा सेशन आएगा जिसमें बजट सेशन होगा, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होना है, वो ये सारे काम इस सेशन में होने, तो उस पर कोई डेट तय करके बताया जाएगा राष्ट्रपति महोदय को, फिर वो कन्वीन करेंगे सेशन। जी मयूर भाई। अब मैं जो है ना सभी से एक छोटी छोटी टिप्पणी चाहता हूँ। धनंजय भाई, आपसे शुरू करेंगे, क्योंकि हमको जो है वो फिर समय पे खत्म करना होता है कार्यक्रम। नहीं, रविंद्र भाई ने इतना डिटेल बोल दिया है कि कुछ बोलने के लिए बचा भी नहीं है। खाली मैं एक लाइन में मैं बोल दूं, एक लाइन में खाली मैं बोल दूं कि महाराष्ट्र में आप अगर गौर करेंगे तो जो 5 पार्टियां, और 5 पार्टियों में देखिए क्रम से कैसे आया है कि पहले नंबर पे कांग्रेस पार्टी है, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरे नंबर पर ही शिवसेना है, तीसरे नंबर पर एनसीपी शरद पवार है, चौथे नंबर पर है, और छठे नंबर पर इंडिपेंडेंट है जो कांग्रेस में चले। अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है कितना मजबूत है, और ये है जो कितने मजबूत है। उसके अलावा एक मैं और देख रहा हूं कि मावल से जो सांसद हैं अभी नए चुन के आए हैं शिवसेना शिंदे गुट के, श्रीरंग बारने करके उनका नाम है, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो मोदी जी का मंत्रिमंडल बना है उसमें बड़ा अन्याय हुआ है। जो 1 सीट जीत करके आया है उसको भी कैबिनेट मिनिस्टर, और हम इतनी सीट जीत के आए हैं तो भी हमको नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो आप कह रहे थे कि कहाँ क्या हो रहा है, तमाम पार्टियों के भीतर, क्योंकि ये सबको पता है कि देश सेवा के लिए कुर्सी पे नहीं बैठ रहे हैं, सबको मालूम है कि माल बनाने के लिए कुर्सी पे बैठ रहे हैं। वो चाहे आपका परिवार हो चाहे नहीं परिवार हो, सब माल बनाने में लगे हुए हैं, है ना। तो इसलिए सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए, और हिस्सा नहीं मिलेगा तो महाराष्ट्र में जो होने जा रहा है विधानसभा चुनाव सितंबर अक्टूबर में, उसमें तय मानिए कि शिंदे गुट के और पवार गुट के दोनों गुट के लोग जो है भाग करके आएंगे अपने अपने पुराने घर। बाकी तो प्रशांत जी बताएंगे। जी जी बिल्कुल। प्रशांत जी, आप ही के पास आते हैं भाई। आप कैसे देखते हैं आने वाले अच्छा, आपका तो कॉर्पोरेशन का चुनाव अभी तो नहीं हुआ है ना अब तक, वो भी तो कब से रुका हुआ है, वो भी रुका हुआ है कब से,
उधर तो आप लोग ही थे सत्ता में, तो हमारा शिवसेना ही थी। देखा जाएगा तो कॉर्पोरेशन बाकी है। पहली बात तो मैं आपको अभी इतने सारे जो अभ्यासक है अच्छे से बात करें, मनीष भाई भी बहुत अच्छा अभ्यास करके आए हैं और उन्होंने बताया, मेरे को ख्याल से वो सिंधुगढ़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी उनके पास है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में क्या हो रहा है इसका तो अंदाज हमको दिया है ऊपर से कि तुम्हारा जो आनंद व्यक्त करना है वो जरा छुपा के रखो, 2 महीने के बाद अपने को आनंद व्यक्त करना है। फिलहाल मैं ये आपको कहूंगा फिलहाल मैं आपको ये कहूंगा कि बीजेपी में महाराष्ट्र में जो बीजेपी का हार हुआ उसका रीजन मैं आपको पहले बताता हूँ। महाराष्ट्र में बीजेपी जो पीछे गई उसका रीजन है मराठा फैक्टर। जो मराठा आरक्षण के खिलाफ जो गए वो मराठा फैक्टर ने उनको हरा दिया। दूसरी बात देखा जाएगा तो जिन्होंने भगवान जी का आश्रय लिया, जिन्होंने जय श्री राम का नारा दिया, जिन्होंने बजरंगबली का नारा दिया, वो सब देव देवता ने उनको घर पे बिठा लिया। जय श्री राम बोलने वालों ने अयोध्या से लेके नासिक से लेके जहां जहां श्री रामचंद्र प्रभु का वास था वहां से उनको बीजेपी को बाहर कर दिया। अभी महाराष्ट्र में एक रवि राणा करके थे, उन्होंने बीच में बहुत हंगामा किया था कि हनुमान चालीसा हनुमान जी ने उनको घर पे बिठा दिया। तो ये कहना है कि जो देव देवता के नाम पे जो राजकारण किया, तो आज की जनता आपको मालूम है पढ़ी लिखी सब है, युवा फैक्टर बहुत अच्छे से चल रहा है, तो इन्होंने उनको घर पे बिठा दिया। दूसरा एक उनका कहना था कि मैं कहूंगा कि उन्होंने बोला था जय श्री राम, लेकिन उद्धव साहब ने एक नारा दिया था कि राम तो हमारे भी है लेकिन हृदय में राम और हाथ में काम, ये हमारे उद्धव साहब की घोषणा थी। उसका बहुत बड़ा फैक्टर हो गया और महाराष्ट्र में हमारी जीत हो गई। और शरद चंद्र जी पवार है, कांग्रेस है और उद्धव साहब, इन्होंने तीनों का सबसे बड़ा नेता जो थे हमारे उद्धव साहब थे और उन्होंने तीनों पार्टी को जिता के बाहर लाया और तीनों पार्टी ने ये मान भी लिया है कि उद्धव साहब से हमारी जीत हुई है। तो हमारे उद्धव साहब महाराष्ट्र के नेता जो है वो उद्धव साहब ही है और उनके आदेश से हम 2 महीना अभी शांत है। हमारा आनंद व्यक्त करने का मूड बहुत बड़ा है लेकिन हम 2 महीना शांत बैठेंगे। मनीष भाई, इनको बोला गया है कि आनंद व्यक्त करने के लिए 2 महीना राह देख के, तो ऐसा क्यों अभी क्यों नहीं कर सकते आनंद व्यक्त ये लोग? उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ता नेता आनंद क्यों रोका जा रहा है उनको आनंद व्यक्त करने से? भाई मनीष जी, मुझसे पूछ रहे हैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल जी, किसे कराएंगे बस सवाल। मैं ये पूछ रहा था कि ये प्रशांत जी कह रहे हैं कि आनंद व्यक्त करने से रोका जा रहा है उनको, क्यों रोका जा रहा है? ऐसा तो क्या अभी करे तो क्या गुनाह है? जी देखिए, मैं आपको अभी जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि अभी उद्धव ठाकरे जो हैं उन्होंने अभी एक समीक्षा मीटिंग बुलाई थी जहां उन्होंने तमाम विधायकों को और सांसदों को भी बुलाया था और उन्होंने ये कहा था कि अभी 2000 ये जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इनको लेके कहा था कि टारगेट सेट किया उन्होंने कि 288 में से 180 के करीब जो है वो हमें इस बार जीत के जाना। और इसको लेके अभी हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि अगले महीने से उनके दौरे भी शुरू हो जाएंगे महाराष्ट्र के अलग जगह पे। तो उनका जो एम है वो अलग दिखाई दे रहा है। और जैसा कि आपने बोला कि महाराष्ट्र में जो है किस तरीके से अभी एक इन्होंने प्रशांत जी ने एक बात कही है जिससे मैं भी थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि जिस तरीके से जो सेल्फ गोल मारने वाली बात है ना, जो बीजेपी इन दिनों सेल्फ गोल मारने लगी, अपने ही पाले में गोल मार दे रही है, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और यही चीज महाराष्ट्र में भी हुई क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं गली, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं तो सामने जब उद्धव ठाकरे आते हैं तो वो भी तो हिंदुत्व की बात एक तरीके से उनके पीछे परछाई की तरह चलती है। तो वो दाल उनकी यहाँ पे नहीं गली, ये एक बहुत बड़ा रीजन था। और दूसरा, जब वो यहाँ पर महाराष्ट्र के वैभव की बात कर रहे थे, जो गुजरात लेके जाया गया या पार्टी तोड़ने की बात कर रहे थे, उसको डिफेंड नहीं किया बीजेपी ने या किसी पार्टी ने डिफेंड नहीं किया पूरी तरीके से। तो वो भी एक मैसेज जो है लोगों तक गया, वो भी एक तरीके से सेल्फ गोल की तरह हुआ। और अब इसलिए मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ गोल की क्योंकि करंट में आप देखिए, जैसा कि एग्जाम्पल दिया हमारे सीनियर पत्रकार थे, उन्होंने बोला कि माहौल के जो प्रत्याशी चुन के उन्होंने सीधा बोला है और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है जो बिहार में अभी जितने चिराग पासवान के सीटें आई हैं उनके अपने नेता को कैबिनेट में जब बुला रहे हो तो हमारे तो 7 सीटें हैं, तो अब हमारे मंत्री को क्यों नहीं दे रहे हो, हमें तक बात क्यों सीमित है? तो वो भी एक असमंजस की स्थिति और कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं सुर बदलने लगे हैं लोगों के। और ऊपर से एक अजीत पवार का एग्जाम्पल जो मैंने सेट किया, जो मैंने आपको बताया अभी, तो ये फिर से सेल्फ गोल मारने की जो राजनीति है वो महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई दे रही है। तो इन चीजों को देखते हुए इतना जरूर कहा जा सकता है कि विधानसभा के चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ और बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर जो मौजूदा सरकार जो भी बनती दिखाई दे रही है
वो भी बहुत लंबा नहीं चलेगी अगर ऐसी डामाडोल स्थिति रही तो। बात ये भी आपकी सही है, बिल्कुल तर्कबद्ध है। अब विवेक जी, हम लोगों को समाप्त करना होगा। आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूँ पूरी इस आज के सब्जेक्ट पर, समाप्त कर दीजिए आप, और उसके बाद मैं रविंद्र भाई के पास जाऊंगा, समाप्त करें जी। जी, एक्चुअली ना ये पूरा इस बार का जो चुनाव है वो एक तरह से बहुत ही क्या कहते हैं उसको, एक माइलस्टोन है। इसलिए क्योंकि जब 80 के दशक में मंडल आया था, उसका मुकाबला करने के लिए भाजपा ने कमंडल का सहारा लिया। अब इतने सालों के बाद ये स्थिति एकदम उल्टी हुई है। जो धर्म की लड़ाई है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई में तब्दील हो गई है। जब सामाजिक न्याय की बात चल रही थी मंडल के ज़माने में, तो इन्होंने धर्म को उसके बीच में डालकर उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की और किया भी। और अब जाके वो धर्म का जो नशा है वो जब एक बहुत मात्रा में नीचे उतर गया है इस इलेक्शन में, फिर एक बार सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है वो सामने आई है। अब अपोजिशन का चैलेंज इस बात पर है कि वो इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाए यहाँ से, और जो बीजेपी की जो धर्म की राजनीति है उसको अभी आगे ना आने दे, उसको पनपने न दे। क्योंकि जब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे चलती रहेगी तब तक धर्म की जो राजनीति है वो भी हमेशा ही वो बैकग्राउंड पे रहेगी, वो पीछे रहेगी। क्योंकि हिंदुओं का असली प्रॉब्लम जो है वो दूसरे धर्मों के लोग और उनसे जो कुछ भी तकलीफें है वो नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसको आर्टिफिशियली बीजेपी ने खड़ा किया है। ये जो एक डर का माहौल बीजेपी ने खड़ा किया है वो आर्टिफिशियल, ऐसा कुछ है नहीं। मुसलमानों से हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी ने इस आर्टिफिशियल खतरे को लोगों के जहन में डाला है, इसका एक वातावरण बनाया है। वो ज्यादा टिकने वाला नहीं था, ये बात सच थी, और वो खत्म होने का दौर अभी शुरू हुआ है 2024 के इलेक्शन से। और फिर से एक बार हिंदू समाज को ये बात पता चली है कि उनकी असली समस्या जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए प्रश्न है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदू समाज के अंदर जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उनका मुकाबला, उनका झगड़ा मुसलमानों से, उनका झगड़ा क्रिश्चियन से नहीं है, उनका झगड़ा अंदरूनी है। और वो ऐसी ताकतों से है जो उनको उनके सामाजिक न्याय की लड़ाई को दरकिनार करना चाहते हैं धर्म के नाम पर। ये बात हिंदू समाज के उन तबकों को अभी भली भांति समझ में आ गई है जिन्होंने अब की बार संविधान के मुद्दे को तवज्जो देकर बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है। उस वातावरण को बनाए रखना, उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाना, ये अपोजिशन की राजनीति का मेनस्टे होना चाहिए। तब जाकर 2029 में पूरी तरह से बीजेपी को, और बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम है, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि रविंद्र भाई, इसीलिए शायद कांग्रेस से इंडिया गठबंधन ने शायद ये धन्यवाद यात्रा का कुछ आयोजन किया है। जाएंगे, धन्यवाद करेंगे। मुझे लगता है कि ये जरूरी है उनके लिए भी, क्योंकि वोट जो उनको मिले हैं, और वो वोट भी जो कि उनको दिए गए हैं लेकिन मिले नहीं है, उन सबको फिर से एक बार धन्यवाद करना उनके लिए जरूरी है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन, अच्छा, बहुत सारे दर्शक जो है ना कमेंट कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगा, हमने आज दिन में बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं कि इलेक्शन कमीशन का झोल क्या है, मशीन का झोल क्या है, क्या गड़बड़ है, उस पर विस्तार से हमने 3 कम से कम वीडियो बनाए। आप जाके वहां देख ले। आप अगर इस कार्यक्रम में उम्मीद करेंगे तो इस पर, ये विषय अलग है, तो उस पर तो बात अगर आपको सुननी हो तो वो वीडियोस हमारे देख ले जो आज हमने दिन भर बनाए हुए हैं। तो वो जो धन्यवाद है कि जो करने का निर्णय लिया वो सही लिया है रविंद्र भाई। जी बिल्कुल मयूर भाई, बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस को जिस तरीके से जन समर्थन इस बार मिला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ये जो चुनाव है वो मुद्दों के आधार पर लड़ा, और मुद्दों के आधार पर लड़ने का जो उनको लाभ हुआ है कि जनता के बीच लंबे समय से हमने देखा कि धार्मिक उन्माद या डिवीजन था, या हिंदू मुसलमान, उन वजहों से चुनाव में वोट कई पिछले कम से कम 2 चुनाव में तो ऐसा हुआ ही है। तो उससे अगर कांग्रेस पार्टी जनता को बाहर लेके आने में कामयाब रही है और मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहे हैं, तो वाकई ये अपने आप में एक बड़ी लोकशाही की जीत है। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी अगर जनता के बीच जाती है, और क्योंकि अब देखिए हिंदुस्तान का तो जो नक्शा है, हिंदुस्तान का जो लोकशाही का जो शेड्यूल है मयूर भाई, वो ये है कि 1 साल में, क्योंकि कुल 30 राज्य अपने यहाँ पर हैं,
तो एक साल में मान के चलिए 5 विधानसभाओं के चुनाव तो होने ही हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना वक्त नहीं रहता है। तो अगर उस जो फ्लेवर था, जो तेवर कांग्रेस पार्टी का था, उसके साथ वो लगातार अगर जारी रखेंगे अपने प्रचार को, तो निश्चित तौर पर न केवल इस सरकार को घेर पाएंगे, बल्कि जो ओपोजिशन, जो एनडीए के घटक दलों ने जो बातें कही हैं, चाहे वो यूसीसी को लेके बोला हो, चाहे वो अग्निवीर को लेकर बोला हो, और यही बातें सारी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग भी उठाते रहे हैं। तो ऐसे में सरकार पर निश्चित तौर पर अतिरिक्त दबाव बनेगा, और सरकार उन मुद्दों को जो कि जनहित के हैं, आम आदमी के समझ के हैं, उन मुद्दों को उठाएगी। अब देखिए, किसान जो है, अब सबसे जो इमिनेंट बड़ा चैलेंज, जो बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से अभी दिख रहा है, जो इस चुनाव में भी बहुत उठा था और आने वाले लोकसभा में भी उसका असर देखने को हमको सत्र में मिल सकता है। अब किसान 110 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं, और अब ये जो सरकार आएगी, अगर किसानों ने दोबारा सोचा कि अब नई सरकार बन गई है तो इससे हम लोग डिमांड करते हैं अपनी बात जाके, और अगर किसानों ने दोबारा से दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू किया, तो अब जो नई सरकार है, जिसमें एनडीए भी एक घटक दल, एनडीए के अलग घटक दल भी उसका हिस्सा है, तो ये उनको कैसे डील करेगी? क्या ये भी उनकी राहों में उसी तरीके से रोड़े बिछाएगी, ईंट कील पत्थर लगाएगी, या फिर इनके पास कोई दूसरा तरीका है बातचीत करने का? वो मुझे लगता है पहला चैलेंज सरकार के सामने आने वाला है, और वो किसान लगातार बैठक कर रहे हैं और अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो करीब 110 दिन उनको हो गए होंगे वहां पर बैठे, और अब मुझे लगता है उनका भी सब्र का बांध टूट गया है, और वो लोग दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने के बारे में कोई ना कोई योजना जरूर बनाएंगे। और तो ये कुछ बातें हैं मयूर भाई, जो अभी कांग्रेस पार्टी अगर जनता के बीच जाएगी, तो जाहिर है अपने मुद्दों को और बेहतर तरीके से जनता को समझा पाएगी, और अपने साथ उनको जो जन समर्थन मिला है उसको बेहतर तरीके से कंसोलिडेट करके, और आने वाले चुनाव में, खासतौर पर महाराष्ट्र का जो चुनाव है और हरियाणा का चुनाव है, इन दोनों राज्यों में जो बड़े मुद्दे बने थे, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का, ये मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे थे। और जो स्टॉक मार्केट वाला जो बात कही गई थी कि एग्जिट पोल्स के माध्यम से जो गबन किया गया है, जो घोटाला किया गया है, उसकी जांच होनी चाहिए, जिसके सीधे तार कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर जिसका आरोप लगाया था, उस पर जो जेपीसी की मांग होनी है, मुझे लगता है ये कम से कम बड़े मुद्दे हैं, जो जनता के बीच जाने के साथ साथ सदन के फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी इन मुद्दों की गूंज हमको आने वाले कम से कम थोड़े दिनों में, 1 हफ्ते 10 दिन में सुनने को मिल सकती है। मयूर भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का, वक्त निकाला, और जो कुछ मुद्दे सांप्रत हैं, जो करंट अफेयर्स के चलते हमको देखने सुनने को मिल रहे हैं, उस पर हमने सार्थक चर्चा की। मुझे लगता है कि हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हैं, उनको जिस मुद्दे को लेकर हमने उसके आसपास जुड़ी हुई सब चीजों को लेकर जो बातचीत की है वो पसंद आई होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जुड़ने के लिए, सबका आभार, सबका धन्यवाद। तो दोस्तों, ये सब बातें आपने सुनी, और क्या सोचते हैं आप इस बारे में? ये जो चर्चा हुई उस पर आपकी क्या सोच है, वो हमको लिख के जरूर से बताइए, कमेंट करके बताइए। और बात अगर आपको पसंद आई हो, सही हो, सच्ची लगी हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, तो जरूर करें। इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।